हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस का पहला टॉपिक जो है एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शन की। तो जो एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन है वो किस में आता है? ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में आता है। तो अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करती है। तो क्या होना चाहिए था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैलियम से डी ऑर्बिटल शुरू हो जाती है और डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है? जेट इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, जिससे गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। तो जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होगा वो सबसे कम बोरॉन का, फिर गैलियम का, एल्यूमिनियम का, इंडियम का और सबसे ज्यादा किसका होता है? थैलियम का होता है। बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना छोटा साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सेकेंड पीरियड में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, फिर बोरॉन की और बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम की, जबकि जो बेरिलियम है उसका साइज बोरॉन से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में से जाएगा? 2s ऑर्बिटल में से, और ये फुलफिल होता है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है। फिर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2p3, और 2p3 का मतलब ये क्या है? हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए इसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं होती, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फिर फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड में होती है किसकी होती है? नियॉन की होती है। थर्ड पीरियड की बात करें तो सेम, इसमें भी जो ट्रेंड है वो वही रहता है, बस चेंज कहाँ आता है? मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, और फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाती है सल्फर से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम फुलफिल्ड है और जो फॉस्फोरस है वो क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाती है। तो ये जो ट्रेंड है वो किसका है? थर्ड पीरियड के लिए। बात करें 13th ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर थैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का और लास्ट होता है इंडियम का। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी? थैलियम की, लेकिन बोरॉन के बाद सेकेंड लास्ट ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? थैलियम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी? थैलियम की ज्यादा हो जाती है। ग्रुप 14 की बात करें तो इसमें ऐसा कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जो चेंज आता है वो कहाँ आ जाता है? लेड और टिन में आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेड की टिन से कम होनी चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ भी क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो 14 ग्रुप के आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होगा सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, और सबसे कम किसकी होगी? टिन की होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन देखें तो वो हेलोजन फैमिली में होता है, जिसमें होना जो चाहिए था ट्रेंड वो क्या होना चाहिए था? FCl-Bri का होना चाहिए था, यानी फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका साइज छोटा है। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की, और फ्लोरीन उसके बाद आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन का जो साइज है छोटा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा फील करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है। तो जो ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली की बात करें
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की होती है, फिर सेलेनियम की, फिर टेरुलियम की, और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2p5 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तो इसका साइज छोटा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने से क्या होगा, ये ज्यादा लार्जर रिपल्शन फील करता है, और इतना रिपल्शन होता है जिसकी वजह से जो ग्रुप है उसमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाती है, ऑक्सीजन की हो जाती है। इसी तरह से बात करें नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं जो बॉन्ड एंगल है उनमें क्या एक्सेप्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बॉन्ड एंगल के एक्सेप्शन की बात करें NH3, NF3 और PH3 की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का, फिर NF3 का, और सबसे कम किसका होता है, PH3 का। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का होगा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, SBH3 का, और सबसे लास्ट BiH3 का होता है। BF3 का जो बॉन्ड एंगल वो सबसे ज्यादा होता है, फिर PF3 का और ClF3 का सबसे कम। इसी तरह से फास्फोरस के हैलाइड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, PF3 का, फिर PCl3 का, फिर PBr3 का, और सबसे लास्ट होगा Pi3 का। इस तरह से अगर हम बात करें सल्फर के कंपाउंड जो हेलोजन के साथ वो बनाता है, तो उसमें Si2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी, फिर Sbr2 की, और सबसे कम होगी SCl2 की। H2O, OF2, HOF में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O का, फिर OF2 का, और फिर HOF का। बात करें अमोनिया और अमाइड की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनियम का होता है, फिर अमोनिया का, और सबसे कम होता है अमाइड का। इसी तरह से डायपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का, CH3Cl3 का, देन सबसे कम CCl4 का। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। और बात करें डायपोल मोमेंट CH3Cl, CH3L, CH3Br और CH3I का, तो सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है। होना किसका चाहिए था, CH3F का, लेकिन CH3Cl के केस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए डायपो में CH3Cl का CH3F से ज्यादा हो जाता है। तो जो ऑर्डर होगा डायपो मोमेंट का वो क्या हो जाएगा, CH3Cl, फिर CH3F, देन CH3Br, और सबसे कम होता है CH3I का। पेरोक्साइड और वाटर में जो डायपो मोमेंट है वो पेरोक्साइड का ज्यादा होता है वाटर से। सिस और ट्रांस आइसोमर की बात करें तो जो डायपो मोमेंट है सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम, क्योंकि ट्रांस का डायपो मोमेंट 0 होता है। ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर में पैरा का जो डायपो मोमेंट है वो 0 होता है, ऑर्थो और मेटा और फिर पैरा, ये हो जाएगा सही ऑर्डर डायपोल मोमेंट का, ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स में। इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो तो आप लोग सब कैलकुलेट कर ही लेंगे। मेन जो चीज़ है वो पूछी जाती है कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है और या ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, बाकी सब क्या है, डायमैग्नेटिक। और जो पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि C2, B2 और N2 में जो बॉन्ड है कितने बॉन्ड ऑर्डर है, और इसमें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। तो जो C2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आता है, 2 आता है, और B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, इसमें 2 पाई होते हैं, B2 में 1 पाई, यानी हाफ पाई कह सकते हैं आप इसे, हाफ पाई प्लस हाफ पाई क्या हो जाएगा, 1 पाई है। और N2 में क्या होते हैं, 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। क्लियर?